हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। हम लोगों का आज पुनः दादा वीडियो में फिर से आधुनिक भारत लेकर आप लोगों के बीच फिर से द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन हाजिर हुआ है। और उम्मीद है दादा वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मदद कर रहा होगा, क्योंकि यह 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक का जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, उस एनसीईआरटी के बीच का जो जो कीवर्ड निकलेगा और अंतिम में जो प्रश्न रहता है, इस दोनों प्रश्न का संग्रह यह एनसीईआरटी बुक कवर कर रही है। तो उसी को हमने, चूंकि आप जब सेल्फ करते हो तो आप थक जाते हो, आप 2 चैप्टर करने के बाद उठ जाते हो, या 1 चैप्टर करने के बाद फिर परेशान होकर छोड़ देते हो, या इस तरह की प्रक्रिया में मान लो कि कभी कभी आप ऐसा भी करते होंगे कि पूरे फाइनल रिवीजन करने में 5 घंटा 6 घंटा का समय मोटा मोटी लग जाता होगा। लेकिन हमने क्या किया, आप लोगों को इस बात का ध्यान में रखते हुए, समय मैनेजमेंट करते हुए हम लोगों ने हमारी सिस्टम, हमारी टीम ने आप लोगों के लिए कोशिश किया कि कम से कम समय में आप एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन कर सको। लेकिन अभी फ़िलहाल समय देना है, लेकिन जब एग्ज़ाम रहे, जब आप सेंटर पर जाते हो तो ज़रूर है कि 24 घंटा पहले आप जाते हो एग्ज़ाम देने, होटल लेते हो, तो वहाँ पर आप अपने पास मोबाइल रखो और अपने कान में ब्लूटूथ कनेक्ट करके एयरफोन वगैरह लगा के, और आप ऐसा करो कि 24 घंटा पहले आप सेंटर पर जब जाते हो तो आपको 20 घंटा में पूरी विषय एनसीईआरटी प्लस जो जितने भी प्रीवियस ईयर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो टोटल रिवीजन हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। और उस पर्पज़ से ही हम समय मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो हम समय को ज़्यादा नहीं लेंगे, पूरा आधुनिक भारत, संपूर्ण आधुनिक भारत हम कोशिश करेंगे कि 2.5 से पौने 3 घंटा में कंप्लीट कर दें। ये मेरा कोशिश रहेगा, 3 घंटा तक में संपूर्ण आधुनिक भारत का 6 से लेकर 12th लेवल तक के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं जो एक्सपेक्टेड उससे 20 से निकलता है, उन तमाम को कंप्लीट कर देंगे। तो आइए हम एक एक प्रश्न पर काम करेंगे और आराम से बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ईश्वर से यही दुआ मांगता हूँ कि जो भी बच्चे ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, चाहे लड़की हो या लड़का, जो भी बच्चे कंटिन्यूटी के साथ फॉलो कर रहा है, पढ़ रहा है और ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, मैं ऐसे बच्चों के लिए ईश्वर से यही दुआ मांगता हूँ कि ईश्वर उस बच्चों को सफल करे, उनको सक्सेस दे, उनको सफलता दे। मैं उनके लिए ज़रूर दुआ मांगता हूँ। बाकी जो नहीं भी पढ़ रहे हैं तो भगवान उनका कल्याण करे, मैं ऐसा कह सकता हूँ। चूँकि गवर्नमेंट सर्विस कुछ ही बच्चों को हो सकता है और वो कुछ के हकदार वही होंगे जो मेहनत के हकदार होगा, तो मैं उसी के लिए दुआ मांगूंगा। बाकी सभी बच्चों का कल्याण हो, जो नहीं भी पढ़ रहा है उनका भी कल्याण हो, जो पढ़ रहा है उनका थोड़ा सा ज़्यादा कल्याण हो जाए, नहीं तो दोनों में अंतर नहीं रहेगा तो फिर मेहनत कोई करना नहीं चाहेगा। तो चलते हैं, हम लोग समय को व्यर्थ किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक लाइन कहना चाहूँगा। आप याद करो वो पल जब आप गांव में रहते थे, खेलते थे, और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आप बड़े होते गए, 10th 11th 12th करते गए, आपने एक ड्रीम देखा था, आपने एक सपना देखा था। शायद हमें लगता है आप वो सपना भूल चुके, मैं आज याद दिला देना चाहता हूँ। आपने एक सपना देखा था और वो सपना पता नहीं आप अपने ज़िंदगी के व्यस्तम लाइफ में वो सपना आपका कहाँ खो गया है, शायद हमको लगता है आपको पता नहीं होगा। एक बार आज बैठ कर इत्मीनान से ढूंढिएगा, ऐसा कौन सा सपना आपने सोचा था, देखा था, जो आपको पता भी नहीं है वो सपना कहाँ मिट्टी के अंदर में दफन हो गया। और आप जिस रफ्तार में जिधर भाग रहे हो, क्या ये देखो कि आगे क्या ये आपके कल्याणकारी हो सकता है? तो आपको पता चलेगा कि नहीं, ये आगे दुख का कारण होगा। मैं आपसे फिर से विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास वक्त है अपने आप को बदलने का, आपके पास वक्त है अपने आप का, जो अपना खुद का मान प्रतिष्ठा सर्वोच्च करने का। आपके पास आज वक्त है खुद को साबित करने का, आपके पास वक्त है इस देश को कुछ देकर जाने का। हम यही कहेंगे कि ज़िंदगी कब किसको किसके साथ क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी नहीं जानता हूँ कि मैं अभी आपको पढ़ा के उठूँगा तो मैं क्या सही सलामत रहूँगा या नहीं, ये बात मुझे भी पता नहीं। जब मैं ऐसा जानता हूँ
ज़रा सोचो, आपका भी ज़िंदगी सेफ नहीं, कब जाते हो, कभी बाइक पे जाते हो, कभी कहाँ जाते हो, क्या जाते हो, तो आपकी भी ज़िंदगी सेफ नहीं है। तो आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि ये ज़िंदगी में अफसोस नहीं रह जाए कि हम थोड़ा सा वक्त रहता तो हम ये कर देते। और आपकी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि आपके समाज, आपके माता पिता और आपका देश आप पे गर्व करे और आपको कहने के लिए रहे कि मैं भी कुछ दे कर जा रहा हूँ इस समाज को। तो हम उम्मीद करेंगे सभी दूसरे के लिए, सभी खुद के लिए जीते हैं, लेकिन मैं कहूँगा द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन से जुड़े उन सभी छात्र छात्राओं को कि आप खुद के लिए तो जीवित रहिए ही, अपने परिवार के लिए तो जीवित रहिए ही, लेकिन आपको एक काम ऐसा देश के लिए या अपने समाज के लिए ज़रूर करना है, चाहे जिस सेक्टर में करो, चाहे कास्टिज्म को हटाने में करो, चाहे आप गरीबी थोड़ा दूर करने में, या फिर आप देश में कुछ ऐसी विचारधारा को लेकर आ जाना जिससे आपका कुछ समाज में योगदान देकर जाए। तो मैं ऐसा आपसे विनम्र रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी पहले गोल अचीव करना है, केंद्र में गोल रखना है। तो आइए हम उम्मीद करेंगे, ईश्वर करे कि आप जल्द सफल हो और 2024 के मध्य और अंतिम तक में अपने ऊपर अगर वर्दी का सपना है तो वर्दी पहनकर, स्टार का सपना है तो स्टार आपके कंधों पर सुशोभित होकर, अगर आप सिविल जॉब करना चाहते हैं तो सिविल जॉब पाकर अपने माँ बाप और छोटा सा प्यारा सा आपके घर का मेंबर हम भी हैं, बबलू सर, इनको भी थोड़ा सा प्यार खुशी में शामिल कर लेना। नहीं तो कोई बात नहीं, दुख में तो हम शामिल रहते होते ही हैं, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है 12 साल से, ठीक है, कि दुख में सबके साथ शामिल होते हैं, सुख में हमेशा सब अलग कर दिया है। तो खैर हमें इस बात का दुख नहीं है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप अपने दुख में कम से कम शामिल कर लेना, सुख में नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन सुख हो तो सबको, बाकी परिवार को शेयर करना। हम आपके साथ तब तक हैं जब तक आप सफल ना हो जाओ। तो यह परिचय देते हुए आप एक प्यारा सा, अच्छा सा अपना विचार रखेंगे कमेंट बॉक्स में। बाकी ईश्वर आपको सफल करे। आपके माता पिता ने आपको क्या परवरिश दिया है, कैसा आपको संस्कार दिया है, इसका परिचय भी अपने आप मैसेज के थ्रू बताएं कि हमारे माता पिता ये परवरिश दिया है, ये संस्कार दिया है। आपकी भाषा और आपका कमेंट बताता है कि आपके माता पिता किस तरह के होंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने माँ बाप का नाम कभी नीचा नहीं होने देंगे। आइए, आपका पहला गुरु आपकी माँ है, उसके बाद कोई और हो सकता है, चाहे हम हों या कोई और हो सकता है, ठीक ना, याद रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए आपके मंजिल के लिए मैं ईश्वर से कामना प्रत्येक दिन करता हूँ। जब भी मैं आपके से मुखातिब होता हूँ तो मैं यही दुआ देता हूँ, ईश्वर आप लोगों को सफल करे, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं दूसरे के लिए हमेशा अब दुआ मांगूंगा तो कल ये सभी मिलकर मेरे लिए, चूँकि हमको भी अपना परिवार का मेंबर मान लेगा, और मेरे लिए इससे बड़ा कमाई कुछ नहीं हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं, चलिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ईश्वर आपको तहे दिल से खूब सारी खुशियाँ दे आपकी ज़िंदगी में, और मेहनत करने का हौसला दे, ताकत दे, और खूब आप मेहनत करें। भगवान आपकी दिन दुगुनी रात चौगुनी करे, ठीक ना। तो आइए हम शुरू करते हैं। गर्ल्स हो या बॉयज़, सभी को जीने का हक है, सभी को मान सम्मान पाने का हक है। मेरी मानना है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि दुनिया में सभी व्यक्ति, कोई किसी का मोहताज नहीं है, कोई किसी पर आश्रित नहीं है, ठीक ना। आपके बिना हम भी कंप्लीट है और मेरे बिना आप भी कंप्लीट हो, लेकिन अगर मानवीय गुण को ध्यान में रखें तो आपके बिना हम अधूरा है। तो चलिए आते हैं, और पहला आधुनिक भारत जो आज हम लोग का सेगमेंट है, आधुनिक भारत में पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन। और इसमें आप पहला सवाल देखोगे, वास्को डिगामा कालीकट के बंदरगाह पे कब पहुंचा था। आपको पता है 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे, कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। उस समय वहां के राजा जमोरिन, कालीकट के राजा जो थे जमोरिन थे। तो याद रखना है इतना बात। और यह यहाँ पर जब आया था तो मसाला का, यहाँ से मतलब मसाला को लेकर गया था, अपने क्षेत्र में बेचा था, 60 गुना मुनाफा कमाया था इस मसाले से। और याद रखेंगे, सबसे पहली बात, मैं वैसे क्वेश्चंस पर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दूंगा क्योंकि टाइम बहुत टेकन हो जाएगा, फिर आप बोरिंग महसूस करने लगोगे। तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन और आप उत्तर अटेम्प्ट करते चलना और मैं आपको कराते चला जाऊँ। तो वास्को यहाँ 1498 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। दूसरा प्रश्न है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में किस मुगल बादशाह का ये था। तो जिस समय वहाँ हो रहा था तो यहाँ पर अकबर का शासन था, अकबर का शासन था। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है।
वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहते हैं, अल्बुकर्क को कहते हैं, याद रखेंगे। जबकि पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ। और याद एक बात और रखेंगे, ब्लू वाटर पॉलिसी भी यही लाया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो हम जैसे से क्वेश्चन आएगा हम वैसे से हल कराते चले जाएंगे, आपको टेंशन की बात नहीं है। तो वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहते हैं। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। उसका नाम था काउंट लाली, काउंट लाली नाम था। कौन सा अंग्रेज अधिकारी 1615 ईस्वी में जहांगीर से मिलकर मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने और फैक्ट्री खोलने का अधिकार देने वाला एक शहरी फरमान जारी कराने में सफल रहा था। उसका क्या नाम था? उसका नाम था सर टॉमस रॉ। 1615 की बात किए तो सर टॉमस रॉ हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक में नाम क्या था, नारा क्या था? उस समय इसका नारा एक ही था, भूभाग नहीं, हमको व्यापार चाहिए, हमको व्यापार करनी है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मुगल दरबार में सन 1717 ईस्वी में भेजे गए अंग्रेज दूतमंडल का प्रमुख कौन था जिसने मुगल सम्राट फर्रुखसियर से शाही फरमान प्राप्त किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका नाम है जॉन सरमैन। अगला है प्रश्न, विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगल के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए मुगल दरबार आए थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मुगल दरबार आए थे जहांगीर हो जाएगा, जहांगीर के समय में। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उसका नाम है कॉलबर्ट को फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है।